अब तक आपने सुना कि प्रिशा अपने मकसद का एक हिस्सा पूरा करने के लिए निकल चुकी है और वहीं रेयांश आज प्रिशा को देखने के लिए जल्दी घर आ गया था। अब आगे रेयांश अपने कमरे में आ चुका था। वो अपने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाता है तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि आज रेयांश को उसका कमरा काफी खाली खाली लग रहा था, या ये कहें कि रेयांश को किसी की कमी महसूस हो रही थी। रेयांश अपने दिमाग में आते प्रिशा के ख्यालों को झटक बालकनी में चला जाता है। बालकनी में पहुंच वो एक सिगरेट निकाल उसके कश भरने लगता है। इस वक्त रेयांश के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी की एक भी लकीर नहीं दिख रही थी। बालकनी में बिल्कुल शांति थी, सिर्फ हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। ऊपर आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेरे हुए था। रेयांश की सख्त नजरें उस चांद पर टिकी हुई थीं। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो चांद को नहीं बल्कि प्रिशा को देख रहा हो। रेयांश अपने अंदर उठ रहे इन जज्बातों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए जल्द ही उसने उस चांद पर से अपनी नजरें हटा लीं और अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से कहा, प्रिशा वर्मा, आखिर क्यों तुम मुझे खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही हो? आखिर क्यों? इतना बोल उसने झुंझलाहट में सिगरेट फेंक दी। रेयांश को अपनी सोच पर ही काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रेयांश ने आज तक किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया था। जब वो आर्मी में आया था तभी उसने अपने देश के लिए खुद की जान भी दे देने की कसम खाई थी, लेकिन अब उसकी एक जज्बाती कमजोरी उसी पर भारी पड़ रही थी। इस वक्त रेयांश को काफी गुस्सा आ रहा था। प्रिशा को ना देख पाने की झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। रेयांश ने अपने गुस्से को काबू कर कॉल उठाया। कॉल की दूसरी तरफ से रेयांश के सीनियर ने ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, लेफ्टिनेंट रेयांश मल्होत्रा, अब आपको अंडरकवर होकर माफिया के गैंग का पता नहीं लगाना है, बल्कि हम अभी ही आपके आर्मी में होने की घोषणा करने वाले हैं। सीनियर की बात सुन रेयांश हैरान हो जाता है। वो हैरानी से कहता है, पर सर, ऐसे अचानक क्यों? अभी तो मेरा मिशन पूरा भी नहीं हुआ। रेयांश की बात सुन सीनियर कहते हैं, देखो रेयांश, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हारी पहचान हमें पब्लिक करनी है, एंड दिस इज माई ऑर्डर। इज दैट क्लियर? सीनियर की बात सुन रेयांश कुछ कह ही नहीं पाया। उसने बस यस सर कह के कॉल काट दिया। कॉल काटते ही रेयांश के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। रेयांश सोच में पड़ गया था। इस वक्त रेयांश के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर प्रिशा को उसके आर्मी में होने का सच पता चलेगा तो वो उसे क्या जवाब देगा। रेयांश जानता था कि उसकी पहचान पब्लिक होने के बाद भी वो माफिया राज खत्म करने की ताकत रखता है। उसे चिंता थी तो सिर्फ प्रिशा की। वहीं दूसरी तरफ प्रिशा के अड्डे पर उस जंगल के बाहर करीब 15 ब्लैक कलर की गाड़ियां खड़ी थीं और साथ ही ब्लैक यूनिफॉर्म में कई सारे गार्ड्स भी खड़े थे। उनके सामने प्रिशा अपने डार्क ब्लड के गेटअप में खड़ी थी। इस वक्त उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। प्रिशा ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों से ढकी हुई थी। उसकी आंखें तक दिखाई नहीं दे रही थीं। उसके दोनों साइड मिस्का और पृथ्वी खड़े थे। वो लोग भी ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों से ढके हुए थे। उन दोनों के चेहरे पर भी मास्क था। तभी प्रिशा ने अपनी जोरदार और कड़क आवाज में कहा, सारी तैयारी हो चुकी है? याद रहे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जान से मार दूंगी तुम सबको। सारे गार्ड्स को घूरने लगी। उसका गुस्सा देख वो लोग घबरा गए थे, लेकिन अपने बॉस के लिए जान दे देने का इरादा लेकर उन सब ने सिर हाँ में हिला दिया। तभी प्रिशा ने अपना सिर घुमाकर मिस्का को देखा। उसकी नजर खुद पर देख मिस्का ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं बिल्डिंग के अंदर नक्श एक रूम में खड़ा था। उसके सामने बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे और कुछ स्पेशल नॉलेजेबल पीपल उन मॉनिटर्स के सामने बैठे थे। वो लोग डार्क ब्लड के सारे डील्स के सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखते थे। नक्श की नजरें उन मॉनिटर्स पर टिकी थीं और उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ झलक रहा था। मॉनिटर्स पर बजाज मेंशन के हर एक कमरे की फुटेज चल रही थी। बजाज मेंशन में होने वाली हर एक हरकत पर नक्श की बराबर नजर बनी हुई थी। वहीं बाहर प्रिशा ने सब कुछ सही से करने का ऑर्डर देकर उन सब कारों के बीच में खड़ी एक कार में बैठ गई। उसके बैठते ही पृथ्वी भी उसी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो सारी कारें हवा को चीरते हुए वहां से निकल गईं। मुंबई की सड़कों पर एक साथ इतनी सारी गाड़ियां चलते देख सभी हैरान थे। इस वक्त उनमें से एक भी गाड़ी पर डार्क ब्लड का लोगो नहीं लगा हुआ था, क्योंकि प्रिशा नहीं चाहती थी कि इस वक्त उसके मकसद को पूरा करने में कोई दिक्कत आए। गाड़ी के अंदर का माहौल काफी सर्द था, क्योंकि प्रिशा का गुस्सा आगे बैठे पृथ्वी को भी अच्छे से महसूस हो रहा था। प्रिशा का गुस्सा बढ़ते देख पृथ्वी टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब प्रिशा कांपने लगी थी। उसका गुस्सा या ये कहें कि उसकी तकलीफ उसके बस से बाहर हो रही थी। तभी पृथ्वी ने गाड़ी में रखे एक बॉक्स में से एक इंजेक्शन निकाल प्रिशा की तरफ बढ़ा दिया। इंजेक्शन देख प्रिशा ने बिना देर किए पृथ्वी के हाथों से इंजेक्शन लेकर अपने बाजू में इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी तकलीफ कुछ पल के लिए उसके कंट्रोल में होने लगी। प्रिशा को थोड़ा शांत होते देख पृथ्वी ने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए उसकी सिक्योरिटी देखने लगा। क्योंकि डार्क ब्लड इस वक्त इंडिया में मौजूद है, इस बात की खबर अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग को थी जो लोग प्रिशा को मारने की राह तक रहे हैं। इसलिए वो प्रिशा की सिक्योरिटी के साथ कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। वहीं प्रिशा के अड्डे पर मिस्का अभी भी वहीं खड़ी थी और मिस्का इस वक्त काफी खतरनाक लग रही थी। उसकी कमर के पीछे 2 राइफल्स लगी हुई थी, जो उसके ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट की वजह से ढकी हुई थी। तभी मिस्का चलकर साइड में रखी एक बाइक के पास गई और उसे देखकर उस पर बैठ गई।
उसने अपना मास्क उतार अभी के लिए अपने पॉकेट में रख लिया और बाइक स्टार्ट कर तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। उसके दिमाग में प्रिशा का बनाया हुआ प्लान चल रहा था, जो प्रिशा ने उसे समझाया था। मिस्का बहुत तेज रफ्तार में अपनी बाइक चला रही थी। वो इतनी रात को मुंबई की सड़कों पर अकेले जा रही थी। मिस्का के दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात चल रही थी, आज मुझे अपनी परी का दर्द थोड़ा कम करना है, आज मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। वो यही सब सोच रही थी कि अचानक उसके सामने एक जीप आकर रुकी। मिस्का ने एक झटके में अपनी बाइक रोक दी। बाइक के रुकते ही मिस्का तमतमाते हुए गुस्से से बोली, कौन है बे जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? मरना चाहता है क्या मेरे हाथों से? अबे अंधे, बाहर निकल। इतना बोल वो जीप को घूरने लगी। वहीं जीप में से विराज निकला और गुस्से से मिस्का की तरफ बढ़ गया। विराज जो आर्मी बेस से अपने घर के लिए निकला था, लेकिन रोड पर इतनी तेज चलती बाइक पर मिस्का को बैठे देख गुस्से में आ गया, क्योंकि इतनी स्पीड में मिस्का का एक्सीडेंट भी हो सकता था। वहीं विराज को जीप से निकलते देख मिस्का का सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह डर ने ले ली। अब मिस्का अपने कहे बातों पर गौर कर अपना थूक निगल रही थी। तभी विराज गुस्से से उसके पास आया और कहा, क्या बोला तुमने? दोबारा कहना, तुम जान से मारोगी मुझे। इतना बोल वो मिस्का को देखने लगा। वहीं मिस्का तो उसे कुछ कह ही नहीं पा रही थी और ये बात वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि विराज के सामने आते ही उसकी जुबान उसका साथ क्यों नहीं देती। लेकिन उसे कुछ बोलना तो था, इसलिए वो विराज को देखते हुए धीरे से कहती है, आप यहाँ इतनी रात को? इतना बोल वो विराज को देखने लगी। मिस्का की बात सुन विराज की भवें तन गई। उसने मिस्का को घूरते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी रात गए तुम अपनी फरारी उड़ाते हुए इतनी स्पीड में बिना हेलमेट लगाए कहाँ जा रही हो? जानती भी हो तुम कितनी स्पीड में बाइक चला रही हो? ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है क्या तुम्हें? इतना बोल वो मिस्का को देखने लगा, जो अपनी नजरें तिरछी करके अपनी घड़ी देख रही थी। उसे देख विराज बोला, बोलोगी तुम कुछ? कहाँ जा रही हो इतनी रात को? विराज का सवाल सुन मिस्का को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे काफी देरी हो रही थी। इसलिए उसने विराज की पकड़ से अपना बाजू छुड़ाया, जो उसने बातों बातों में पकड़ लिया था। फिर बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही बात मेरे स्पीड में बाइक चलाने की, तो मुझे प्रिशा के पास जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं इतनी तेजी से जा रही हूँ। उसकी बात सुन विराज कुछ बोलने को हुआ कि उसकी बात को बीच में काटते हुए मिस्का बोली, देखिए अभी मैं जल्दी में हूँ, बाकी का कल डांट लेना। इतना बोल वो बाइक पर बैठी और बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल गई, पर इस बार उसकी स्पीड धीमी थी। विराज उसे जाते हुए देखता रह गया। विराज को इस वक्त पागलों जैसा फील हो रहा था, क्योंकि वो एक मेजर था जिसके सामने कोई भी अपना सिर झुका लेता था, लेकिन ये लड़की उसकी ही बोलती बंद कर हर बार उसके सामने से निकल जाती थी। थोड़े आगे जाते ही जब मिस्का को विराज दिखना बंद हो गया, तो उसने फिर से अपनी स्पीड डबल कर ली। मिस्का को विराज के साथ अभी की गई बदतमीजी याद आ रही थी, जिससे उसे थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन अपने दिमाग से सारे ख्यालों को झटक उसने अपने प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विनोद बजाज के मेंशन में पूरा मेंशन सन्नाटे में डूबा था। बाहर से आती हवा भी आज कुछ अलग थी, ठंडी नहीं, पर जैसे किसी आग की चेतावनी दे रही हो। लेकिन विनोद बेहद आराम से हॉल में बैठा हुआ था। उसे देख लग रहा था कि उसे किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन उस पूरे मेंशन में इस वक्त 50 से भी ज्यादा गार्ड्स मौजूद थे, जो बड़े बड़े राइफल्स लिए मेंशन के चारों ओर तैनात थे। आज विनोद और डार्क ब्लड का आमना सामना होने वाला था, इसलिए विनोद के दिमाग में फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही थी। उस मेंशन में अंडरवर्ल्ड की कुछ गैंग्स भी मौजूद थीं, जो डेनी, इभान, निवान और विनोद के अंदर गैर कानूनी काम करते थे। डार्क ब्लड को खत्म करने का मौका वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन शायद वो लोग जानते नहीं थे कि डार्क ब्लड किसी चिड़िया का नहीं, बल्कि एक खूंखार शेरनी का नाम है, जिसके मेंशन की दहलीज पर कदम पड़ते ही सब तबाह हो जाएगा। विनोद हॉल में सोफे पर बैठा अपनी नजरें दरवाजे पर टिकाए हुआ था। तभी टिया वहां आई। उसने घर में इतने लोगों को देख अपने डैड से पूछा, डैड आप श्योर हैं ना कि आप डार्क ब्लड को खत्म कर देंगे? क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि वो अपने दुश्मनों को बहुत तड़पा तड़पा कर मारती है। ये सब बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। तभी विनोद बोला, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम बस कल की तैयारी करो। आज इस डार्क ब्लड का खेल खत्म कर, कल तुम्हारे रियांश की उस वाइफ का भी खेल खत्म करना है। कल तुम बनोगी मिसेज मल्होत्रा। इतना बोल वो टिया को देख स्माइल करने लगा, पर टिया के चेहरे पर डर के भाव थे। उसने डरते हुए ही कहा, डैड उस प्रिशा को तो मैं खुद देख लूंगी, पर ये डार्क ब्लड। इतना बोल वो रुक गई। वहीं अब विनोद ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी नजरें दरवाजे की तरफ कर ली और टिया उसके बगल में ही बैठ गई, क्योंकि उसे यकीन था कि डार्क ब्लड चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, पर उसके डैड से हार ही जाएगी। उन दोनों के बगल में ही खड़ा विनोद का असिस्टेंट सैंडी, जिसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सैंडी वहीं उनके पीछे हाथ में टैबलेट लिए खड़ा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो विनोद का असिस्टेंट बनकर आज तक के अपने सारे गुनाहों की माफी मांग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि डार्क ब्लड के यहाँ आने के बाद उन सब में से किसी का बचना मुमकिन नहीं है। वो ये जानने की तमन्ना रखता था कि आखिर डार्क ब्लड है कौन और क्यों वो सिर्फ इन चारों को ही टारगेट कर रही है। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि तभी अचानक मेंशन की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं।
लाइट्स जाते ही सारे गार्ड्स अलर्ट मोड में आ गए। वहीं मेंशन के पीछे की साइड कुछ हलचल होना शुरू हो गया, पर 3 मिनट के अंदर ही लाइट्स वापस आ गईं। तभी मेंशन के बाहर एक साथ 15 ब्लैक BMWs आकर रुकी। इतनी सारी कारों को आता देख बाहर गेट पर खड़े गार्ड समझ गए कि कौन आया है, और इतनी गाड़ियों के आने की खबर अंदर भी पहुंच चुकी थी, जिससे अंदर के सारे गार्ड्स हरकत में आ गए थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मौत के होने वाले खेल को जानने के लिए देखिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड, सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।